Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 12th September 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about Supreme Court to take up petition on Citizenship Amendment Act, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. So सबसे पहले एक बार ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को. 2019 में ये लाया गया था. आई होप आप सबको याद ही होगा. इतना सारा प्रोटेस्ट भी हुआ था असम में इसके अगेंस्ट. तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था दैट वाज ब्रॉट एज ए रिजल्ट ऑफ अमेंडमेंट टू द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955. तो पहली बार हमारे देश में किस किस तरीके से सिटीजनशिप अक्वायर की जा सकती है या रिवोक की जा सकती है उसके लिए कानून बनाया गया था 1955 में. और टाइम टू टाइम इसमें कुछ कुछ बदलाव या अमेंडमेंट्स लाए गए हैं सिटीजनशिप के प्रोविजंस को बदलने के लिए. तो इसमें जो लेटेस्ट अमेंडमेंट किया गया दैट वाज ब्रॉट इन 2019 थ्रू दिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. और इस कानून की मदद से द पीपल ऑफ हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन and Parsi community who got into India from three countries Afghanistan, Pakistan and Bangladesh were eligible for citizenship of India. इसके लिए कट ऑफ डेट डिसाइड की गई 31 दिसंबर 2014. तो एक बार फिर से अगर सरल भाषा में कहें तो वो सारे लोग जो इन तीनों देशों से इंडिया के अंदर दाखिल हुए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, जिनके पास भारत की सिटीजनशिप नहीं है लेकिन रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण इन देशों को छोड़ करके उनको इंडिया में आकर के शरण लेना पड़ा है, तो ऐसे लोगों को इंडिया सिटीजनशिप देगा एज पर दिस न्यू अमेंडमेंट एक्ट. तो अब करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं आखिर हम इसको क्यों चर्चा कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था इसको चैलेंज किया गया है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो राइट टू रेमेडियल रिकोर्स के अंतर्गत जो आर्टिकल 32 है उसके अंतर्गत इसको चैलेंज किया गया है. तो चैलेंज जो किया गया है पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है अंडर आर्टिकल 32 उसका मेन ग्राउंड है इस चैलेंज का दैट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है. आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आई होप यू ऑल मस्ट बी रिमेंबरिंग दैट नो पर्सन शैल बी डिनाइड राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. सरल भाषा में कहें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो हमारा जो स्टेट है वो किसी भी इंडिविजुअल के खिलाफ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा. कानून के सामने सब लोग बराबर तौर पर ट्रीट किए जाएंगे. लॉ विल बी इक्वल फॉर एवरीवन. इसीलिए जो आप देखते हैं जो न्याय की मूर्ति होती है उसके आंखों पे पट्टी लगी रहती है. हम लोग कहते हैं ना कानून अंधा होता है. कानून अंधा का मतलब इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट एंड दैट प्रिंसिपल comes from article 14 of the constitution where each and every individual is treated equally before law and there is equal protection of the law. मतलब equal protection of the law में आप समझ सकते हैं कि थोड़े बहुत डिफरेंट अप्रोच या फिर डिफरेंट ट्रीटमेंट का स्कोप है इन ऑर्डर टू एंश्योर कंप्लीट जस्टिस. तो इक्वालिटी बिफोर लॉ टॉक्स अबाउट प्रोसीजरल इक्वालिटी while equal protection of law talks about substantive equality. तो आर्टिकल 14 का वायलेशन की तरह देखा जा रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को और इसी कारण से एक पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में और फिर अब सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच बैठी है आज से इस मामले पे सुनवाई करने के लिए. इस 3 जजेस की बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस यू ललित भी शामिल हैं. आर्टिकल 14 और उसके वायलेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं जो इस केस में देखे जा रहे हैं उनको एक एक करके देखते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 2 pronged टेस्ट अप्लाई किए हैं टू एग्जामिन ए लॉ ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्टिकल 14. मतलब सरल भाषा में कहें तो कोई भी कानून आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है इसको चेक करने के लिए 2 बेसिक टेस्ट दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने और इन्हीं दोनों बेसिक टेस्ट के बेसिस पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को इवैल्यूएट किया जाएगा.
और फिर फैसला किया जाएगा कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। तो ये जो दो टेस्ट हैं फॉर जजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको देखते हैं। पहला टेस्ट कहता है कि एनी डिफरेंशिएशन बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स मस्ट बी फाउंडेड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इस पहले रूल के हिसाब से दो लोगों के बीच में थोड़े बहुत डिफरेंट अप्रोच लिया जा सकता है सरकार द्वारा या एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, लेकिन वो जो डिफरेंट अप्रोच है दैट मस्ट बी ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का यहाँ मतलब है कि जो डिफरेंशिएशन किया जा रहा है या जो सम सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है दो लोगों के बीच में, उसके पीछे कोई ना कोई बेसिस होना चाहिए, कोई इंटेलिजेंट आइडिया होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए विमेन के लिए आप देखते हैं कई सारी जगहों पे रिजर्वेशन होता है। एक छोटी सी बात देख लेते हैं, कई सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप देखते होंगे, बसेस में या ट्रेन में विमेन के लिए सीटें रिजर्व होती हैं। तो अब कोई इसको आर्टिकल 14 का वायलेशन की तरह अगर देखे तो सुप्रीम कोर्ट उसको ये पहला प्रिंसिपल गिनाएगा कि जो डिफरेंस है दैट इज़ बेस्ड ऑन सम इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, यानी कि जो सम सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है उसके पीछे एक सेंसिबल थिंकिंग है, एक इंटेलिजेंट थिंकिंग है। दूसरा जो टेस्ट है जो आर्टिकल 14 का कोई कानून वायलेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको जानने के लिए अप्लाई किया जाता है, वो ये है कि द डिफरेंशिया मस्ट हैव अ रैशनल नेक्सस टू द ऑब्जेक्ट साउट टू बी अचीव्ड बाय द एक्ट, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, जो अंतराल लाया जा रहा है दो लोगों के को ट्रीटमेंट को लेकर के, उसका एक नेक्सस या कनेक्शन होना चाहिए टू द ऑब्जेक्टिव दैट इज बीइंग साउट बाय द एक्ट। इसको मैं एकदम सरल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इन दोनों लॉ पे आएंगे। यही विमेन के लिए जो सीटें रिजर्व होती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, उस एग्जांपल को लेते हैं। विमेन के लिए आप देखते हैं कई सारी सीटें रिजर्व की जाती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, लिखा रहता है रिजर्व ओनली फॉर लेडीज़। तो सबसे पहले तो ये जो रिजर्वेशन दिया गया है, इज इट बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, क्या ये सेंसिबल आइडिया है? विमेन को क्या रिजर्वेशन मिलना चाहिए या बस से इसमें उनके लिए अलग से सीटें रखी गई हैं? तो सबसे पहले तो ये है कि क्या उनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, क्या ये एक सेंसिबल आइडिया है? तो मान लीजिए कि हमने कहा कि हाँ ठीक है, ये एक सेंसिबल आइडिया है। क्यों? क्योंकि विमेन को हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर हम उनको मौका देंगे या स्पेस देंगे तो फिर उनको ईव टीजिंग या बाकी तमाम जो प्रॉब्लम्स होते हैं जो उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फेस करना पड़ता है, धक्का मुक्की में, उन सब चीज़ों से, हरासमेंट से बचाया जा सकता है। ठीक है, ये इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है। लेकिन अल्टीमेटली गोल क्या है? आप क्यों विमेन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रिजर्वेशन देना चाह रहे हैं? अल्टीमेटली व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव? तो फिर ऑब्जेक्टिव ये है कि विमेन को अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक सेफ स्पेस देंगे तभी विमेन घर से बाहर निकलेंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगी और तभी जाकर के इकोनॉमिकली एम्पावर होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी, और तभी जाकर के विमेन के अगेंस्ट जो हमारे समाज में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको अनइक्वल स्टेटस दिया गया है, उनकी ओवरऑल डिपेंडेंसी ऑन देयर मेल काउंटर पार्ट होने के कारण उनको डिस्क्रिमिनेशन के अलावा डोमेस्टिक अब्यूज झेलना पड़ता, उन सब सोशल इविल से हम बच पाएंगे। तो मुद्दा यह है कि जो रिजर्वेशन दिया गया है सीटों का, वो एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है, एक सेंसिबल आइडिया है, और उस सेंसिबल आइडिया का एक रैशनल नेक्सस है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव से या गोल से। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि विमेन को इकोनॉमिक जो फ्रूट्स है समाज के या ओवरऑल हमारे सिस्टम के इकोनॉमिक फ्रूट्स में उनको ड्यू शेयर मिले। तो ये सारी दोनों ही टेस्ट इस केस में फुलफिल हो रहे हैं, और इसी कारण से जो विमेन के लिए सीटें रिजर्व होती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, उसको हम लोग आर्टिकल 14 का वायलेशन की तरह नहीं देखते हैं। और अगर हम समहाउ चैलेंज करें भी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा ऑन दिस ग्राउंड कि द रिजर्वेशन पासेज दीज टू टेस्ट लेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या चैलेंज है? चैलेंज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ ये है कि अगर सरकार का जो आर्ग्यूमेंट है कि ये जो
कम्युनिटीज़ हैं, सिख, हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, पारसीज, ये सब अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में इनके खिलाफ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा था। उस कारण से ये हमारे देश में आए हैं और रिलीजियस प्रोसिक्यूशन में आए हुए लोगों को हमें शरण देना चाहिए, कंसिडरिंग इंडियाज़ ईथोस एंड बैकग्राउंड ऑफ वसुदेव कुटुंबकम। तो अगर ये आर्ग्यूमेंट है, जो भी पिटिशनर्स उनका ये कहना है कि जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन से सताए हुए लोग इंडिया में आए हैं उनको आप सिटीजनशिप देना चाहते हैं ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, अगर ये आर्गूमेंट है तो फिर आपको म्यांमार से आए हुए रोहिंग्यास को भी सिटीजनशिप देना चाहिए। दूसरा आर्गूमेंट ये है कि रिलीजन के बेसिस पे सिटीजनशिप देना या कोई भी कानून बनाना, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ सेकुलर प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच इज बेसिक स्ट्रक्चर as per the Supreme Court, basic structure of the Constitution as per the Supreme Court, and that is why it cannot be altered by the Parliament. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडिया ऑप्टिंग आउट ऑफ IPEF, Indo-Pacific Economic Forum trade pillar, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view, also important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. तो IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, ये इसी साल मई 2022 में इसको कंक्रीट तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया था. IPEF इज एक्चुअली US लेड इनिशिएटिव, US के प्रेसिडेंट जो बिडेन की इनिशिएटिव मानी जा सकती है, जिसका मेन गोल है कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी देश हैं इनके बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाए. तो आइडिया इज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, फेयरनेस एंड कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडो पैसिफिक रीजन स्टेट्स. एंड इसका जो डिक्लेरेशन है वो ये कहता है कि देयर इज अ कलेक्टिव डिजायर टू मेक इंडो पैसिफिक रीजन इंजन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ. ये जो देश हैं इंडो पैसिफिक रीजन के, इनको पूरे दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का पिलर बनाया जाए या इंजन बनाया जाए. अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो मेन गोल है इस IPEF का, दैट इज़ टू काउंटर अग्रेशन ऑफ चाइना, क्योंकि इस पूरे रीजन में चाइना का जो ट्रेड डोमिनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है और चाइना का जो ट्रेड का जो अप्रोच रहता है दैट इज़ डोमिनेटिंग एंड यूनिलैटरल. वो अपने जो आइडियाज़ हैं, सैंक्शंस हैं, वो इम्पोज करता है बाकी देशों पे. कई सारे अनफेयर एक्टिविटीज़ भी अपनाता है, जैसे डंपिंग, मतलब बहुत ज़्यादा सब्सिडी देता है दूसरे देशों के मार्केट को कैप्चर करने के लिए. तो US की जो ये इनिशिएटिव है IPEF, जो इसी साल मई 2022 में क्वाड समिट से पहले लॉन्च की गई थी. क्वाड समिट आई होप आपको याद होगा इस साल टोक्यो जापान में हुआ था, तो उसके पहले IPEF लॉन्च किया गया था. उसका अगर आप ध्यान से देखिए तो मेन गोल है कि ये सारे देशों को एकजुट किया जाए और इनके बीच में ट्रेड को स्ट्रीमलाइन किया जाए, इंसेंटिवाइज किया जाए, ताकि चाइना का जो ट्रेड या इकोनॉमिक डोमिनेंस है इंडो पैसिफिक रीजन में उसको हम मॉडरेट या काउंटर कर पाएँ. तो मेन फोकस तो चाइना ही है, लेकिन कभी भी चाइना का नाम ओपनली नहीं लिया जाता इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम में. तो मेन फोकस इज टू लिमिट इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑफ दीज ईस्ट एशियन कंट्रीज ऑन चाइना एंड डिकपल ईस्ट एशिया फ्रॉम चाइना. ये जो ईस्ट एशियन कंट्रीज आप देख रहे हैं, दे आर वेरी मच इंटीग्रेटेड विद चाइना एज फार एज देयर ट्रेड इज कंसर्न. तो अब इनके बीच में आपस में ट्रेड को प्रमोट करके और US के साथ इनके इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करके चाइना के साथ इनको डीकपल करना या थोड़ी उनकी दूरी बनाए रखना, ताकि चाइना के ऊपर उनका ओवर डिपेंडेंस कम हो. दैट इज़ द मेन गोल ऑफ IPEF. अगर ये जो IPEF है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम जो ग्रुप है, इसके अगर आप मेंबर कंट्रीज देखें तो टोटल है 14 कंट्रीज. उसमें से 13 तो मेंबर हैं और 14th US खुद है हु हैज इनिशिएटेड दिस फोरम. तो ये 14 देशों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ उनको मैप में रिप्रेजेंट भी किया हुआ है. एक फिजी जो है उसको मैप में रिप्रेजेंट नहीं किया है, बाकी 13 देशों को यहाँ पे मैप में रिप्रेजेंट किया हुआ है. अब करंट न्यूज़ देखते हैं. तो IPEF को तो मई 2022 में प्रपोज किया गया. अब धीरे धीरे उसमें फिर डिटेल्ड में डिस्कशन होनी शुरू हुई कि कौन कौन एरियाज़ में कोऑपरेशन करेंगे ये 14 देश. तो फिर IPEF के मेनली 4 पिलर डिसाइड किए गए कि देयर विल बी 4 मेन एरियाज ऑफ कोऑपरेशन: टैक्सेशन, एंटी करप्शन, क्लीन एनर्जी, डेटा एंड प्राइवेसी. मतलब मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स आपने सुन रखा होगा, जो पिछले बार G7 कंट्रीज़ ने भी प्रपोज़ किया था, फिर OECD ने प्रपोज़ किया था. कई सारे ऐसे जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो
टैक्स हेवन्स में अपने आप को शिफ्ट कर लेते हैं, अपने हेड क्वार्टर को टैक्स बचाने के लिए। तो जिन देशों में ज़्यादातर वो ट्रेड करते हैं, जहाँ से वो ज़्यादातर रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वहाँ वो टैक्स देते नहीं हैं और अपने हेड क्वार्टर्स को शिफ्ट कर लेते हैं दूसरे जगहों पे। फॉर एग्जांपल, फ्लिपकार्ट मूव्ड आउट ऑफ इंडिया एंड शिफ्टेड इट्स हेड क्वार्टर इनटू सिंगापुर जस्ट इन ऑर्डर टू कट डाउन ऑन इट्स टैक्सेस that it had to pay to the government of India. So it does maximum of its business or trade in India, yet it does not pay the corporate tax to India. तो ऐसी जो अप्रोचेज हैं कई सारे मल्टीनेशनल कंपनियां जो अपना रही हैं, उसको रोकने के लिए फिर IPEF में पहला पिलर है रिगार्डिंग टैक्सेशन, फिर है करप्शन या ब्लैक मनी को रोकना, क्लीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना, डेटा सिक्योरिंग, डेटा आजकल तो आपको पता है कि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, डिजिटलाइजेशन इज मेनली एसोसिएटेड विथ डेटा, और डेटा लीक होने का मतलब प्राइवेसी ब्रीच होना। तो डेटा एंड प्राइवेसी आर द फोर्थ इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ IPEF। अभी करंट न्यूज़ ये है कि इंडिया ने IPEF को फिर इवैल्यूएट करना शुरू किया है पिलर बाय पिलर, एंड इंडिया इज ओके विद दीज 3 पिलर्स, टैक्सेशन, एंटी करप्शन एंड क्लीन एनर्जी, बट इंडिया इज येट इवैल्यूएटिंग the data and privacy wala pillar, and India has not accepted the 4th pillar of IPEF. It is yet evaluating कि कहीं अगर हम इसको भी एक्सेप्ट कर लेते तो हमारे इंटरेस्ट निगेटिवली हैम्पर ना हो। आपको एक बात पता होगी, मैंने बताया है न्यूज़पेपर एनालिसिस में कि डेटा सिक्योरिटी को लेकर के हमारे देश में कोई स्पेसिफिक कानून है नहीं। एक जनरल सा लॉ है डेटा प्रोटेक्शन के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000, और स्पेसिफिकली डेटा प्रोटेक्शन के लिए कोई कानून है नहीं। स्पेशली इन द एरा ऑफ मैसिव डिजिटलाइजेशन, 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, डेटा प्रोटेक्शन के लिए कानून होना चाहिए। इसीलिए दुनिया भर के ज़्यादातर देश इंडिया को एक डेटा सिक्योर देश की तरह नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारे देश में डेटा प्रोटेक्शन के लिए जैसे कई सारे डेटा हैं, आपने कहाँ से शॉपिंग की, क्या खरीदा, ये जो जनरल डेटा है, ट्रिवियल डेटा है, जो हमें लगता है कि इनका कोई सेंस नहीं है, दीज आर ऑल्सो वेरी सेंसिबल, क्योंकि ये हमारे जो चॉइसेज हैं या प्रेफरेंसेज हैं उसको चैनलाइज करने में मदद करता है। जैसे कि डेटा मान लीजिए कि कैप्चर कर लिया किसी ने कि मैं बार बार इंटरनेट पे सर्च कर रहा हूँ सीडान कार कैसी है, उनके फीचर सर्च कर रहा हूँ, तो ये एक डेटा है जो कंपनियों को, ऑटोमोबाइल कंपनियों को अगर पता लग जाए तो फिर वो मेरे प्रेफरेंस को चैनलाइज कर सकते हैं कि सेडान कार में ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, ये कमियां। अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ SUVs बनाती है, तो सेडान के निगेटिव्स दिखा दिखा करके मुझे धीरे से SUV की तरफ वो मोड़ लेगा। दिस इज नोन एज चैनलाइजिंग प्रेफरेंसेस। तो 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, डेटा डिजिटलाइजेशन के एज में डेटा हैज़ बिकम वेरी सिग्निफिकेंट, और देश में हमारे डेटा को लेकर के कोई अलग से कानून नहीं है। एक कानून प्रपोज भी किया था हमने, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, वो भी हमने विड्रॉ कर लिया क्योंकि उसको लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स हो गए थे लोकसभा के अंदर। तो फिर सरकार ने कहा कि इसको विड्रॉ करके वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दूसरा कानून लाएंगे इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डेटा एंड प्राइवेसी। तो मुद्दा ये है कि डेटा एंड प्राइवेसी वाला जो पिलर है उसको अभी भारत एक्सेप्ट नहीं करना चाहता IPEF में, क्योंकि अगर हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया और हमारे देश में डेटा एंड प्राइवेसी को लेकर के अलग से कानून तो है नहीं, तो बाकी के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं IPEF के, वो इंडिया को अलीज करेंगे या ब्लेम करेंगे फॉर वायलेशन ऑफ द 4th प्रिंसिपल, और इसी कारण से हमने अभी इसको साइन ही नहीं किया। वी हैव नॉट अग्रीड टू द 4th प्रिंसिपल ऑफ IPEF। Our Commerce Minister Mr. Piyush Goyal says that India will be watching what benefit other member countries will derive, and we are yet understanding कि IPEF के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, and then we will finally sign the all 4 pillars of IPEF। अभी अगर इसको थोड़ा सा दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए, इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो हमने IPEF को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने से भी मना कर दिया, डिक्लाइन कर दिया है। इसको अगर हायर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इट हाईलाइट्स इंडियाज ऑटोनोमस अप्रोच इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग विदाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी एक्सटर्नल फैक्टर। तो US ने स्टार्ट किया IPEF, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम चुपचाप से बिना कुछ देखे पढ़े समझे हम साइन कर दें। वी आर नॉट जूनियर पार्टनर ऑफ US, वी हैव स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, वी बिलीव इन मेकिंग फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। दैट इज़ वन इम्प्लिसिट मैसेज दैट इंडिया इज गिविंग बाय नॉट साइनिंग IPEF प्रॉम्प्टली। हमने कहा क्या कि हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सोचेंगे, और जैसा हमारा इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट अगर हमारा फुलफिल होगा तो साइन करेंगे। सो दिस इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी ऑफ इंडिया बाय
वेटिंग ऑन IPEF रादर दैन डायरेक्टली साइनिंग, क्योंकि यूएस की इनिशिएटिव है, इसको सीधा सीधा ना साइन करने का मतलब है कि हम यूएस के दबाव में भी आकर के हम काम नहीं करते हैं. वी मेक आवर फॉरेन पॉलिसी इन कंप्लीटली इंडिपेंडेंट मैनर. इसके अलावा दिस कैन बी मैनिफेस्टेशन ऑफ सॉफ्ट बैलेंसिंग. सॉफ्ट बैलेंसिंग कैसे? RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो चाइना ने इनिशिएट किया था इन द सेम रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन में ही 2019 में ये फाइनलाइज हुआ, जिसमें आसियान कंट्रीज़ के अलावा 6 कंट्रीज़ थे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड देन साउथ कोरिया, जापान, चाइना और इंडिया भी था. अंत में इंडिया पुल्ड आउट ऑफ दिस RCEP, तो अंत में 15 कंट्रीज़ रह गए. तो मुद्दा यह है कि हमने RCEP भी नहीं ज्वाइन किया जो चाइना ने इनिशिएट किया था, क्योंकि हमें लगा कि हमारा इंटरेस्ट वहाँ पे फुलफ़िल नहीं हो रहा है. अब हमने IPEF को भी अभी के लिए ज्वाइन नहीं किया जो US ने इनिशिएट किया है. तो कहीं ना कहीं दोनों ही केस में हमने ये दिखाया है कि ना हम चाइना के दबाव में आने वाले हैं ना US के दबाव में आने वाले हैं. वी फॉलो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, प्लस हम दोनों ही देश या दोनों ही जो मेजर पावर हैं US और चाइना, उसके बीच में एक तरह की सॉफ्ट बैलेंसिंग को हमने एग्जिबिट किया है कि ना हम आपके साइड से हैं पूरी तरह से, ना दूसरे साइड से हैं पूरी तरह से, हम अपने साइड से हैं, मतलब अपने इंटरेस्ट को हम टॉप प्रायोरिटी देते हैं. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन UPSC प्रीलिम्स 2016. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ओनम एंड पुलिकली. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 1 कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू. ओनम फेस्टिवल ये एक राइस हार्वेस्ट फेस्टिवल है केरला का. अगस्त या सितंबर महीने में मनाया जाता है. लॉर्ड विष्णु की इसमें पूजा होती है. माना जाता है, एक मिथ है कि ओनम फेस्टिवल के दौरान किंग महाबली का स्पिरिट केरला में विजिट करता है, तो उनकी आत्मा आती है केरला में ओनम के दौरान, ऐसा माना जाता है. एक मान्यता है और कोई नहीं, इट्स अ मिथ. ओनम फेस्टिवल के दौरान कई सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ किए जाते हैं, जैसे वल्लम कली दैट इज़ बोट रेस, पुल्ली कली टाइगर डांस, पुक्कलम दैट इज़ फ्लावर रंगोली, ओनांथपम दैट इज़ वर्शिप. तो ये है पुक्कलम दैट इज़ फ्लावर रंगोली, ओनांथपम दैट इज़ वर्शिप, और बाकी सारे वल्लम कली और पुल्ली कली के बारे में आगे हम देखेंगे. वल्लम कली मीन्स बोट रेस. तो ओनम के दौरान ये बोट रेस एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है केरला के कल्चर का. तो बोट रेस में भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से बोट रेस होती है. सबसे पॉपुलर बोट रेस है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, जो पुन्नामाड़ा लेक में किया जाता है नियर अलपुजा इन केरला. कुछ कुछ बोट रेसेस में इस तरह का स्नेक टाइप बोट का इस्तेमाल किया जाता है. ये स्नेक टाइप बोट 13th सेंचुरी में वॉर बोट्स की तरह इस्तेमाल किए जाते थे. अब इन स्नेक टाइप बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है ओनम के दौरान वल्लम कली रेस के लिए. तो जिस वल्लम कली रेस में स्नेक टाइप बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है, उन स्नेक टाइप बोट्स को हम लोग कहते हैं चुंदन वलम. अब उसके अलावा वल्लम कली यानी कि बोट रेस के अलावा एक इम्पॉर्टेंट कल्चरल एस्पेक्ट है ओनम का, वो है पुली कली. पुली कली is performed on the 4th day of Onam festival, that is the last day of Onam festival. It is also known as tiger dance. इसमें कई सारे लोग जो हैं, आर्टिस्ट जो हैं, वो टाइगर का मास्क लगा करके अपने बॉडी को टाइगर की तरह पेंट करके फिर डांस करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स लाइक थाकील, उडुकू, चेंदा. ये थाकील, उदुकू, चेंदा ये सब APSC पर्सपेक्टिव से याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन UPSC पर्सपेक्टिव से आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी. करंट यूज़ क्या है, क्यों हम ये पढ़ रहे हैं? तो ये जो इमेज आया था इसमें कहा गया है कि आर्टिस्ट्स आर परफॉर्मिंग पुल्लू कली टू मार्क द एंड ऑफ ओनम सेलिब्रेशंस. तो फिर इसी आर्टिकल की मदद से हमने देख लिया ओनम फेस्टिवल के बारे में सब कुछ, विच इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ केरलाइट कल्चर. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट साइबोर्ग कॉकरोचेस एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. क्या है साइबोर्ग कॉकरोचेस? जापान के साइंटिस्ट ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जिसको उन्होंने नाम दिया है साइबोर्ग कॉकरोचेस. ये साइबोर्ग कॉकरोचेस जो हैं, दे आर ए काइंड ऑफ हाइब्रिड थिंग विच इज़ पार्टली इंसेक्ट एंड पार्टली अ मशीन. तो इंसेक्ट को इस तरह से मॉडिफाई किया है कि उसमें थोड़ी बहुत मशीन्स भी फिट कर दी हैं, जिसको नाम दिया जा रहा है साइबोर्ग कॉकरोचेस. साइबोर्ग कॉकरोचेस को में क्या किया गया है, मडगास्कर कॉकरोचेस, जो बड़े साइज के कॉकरोच होते हैं, इनफैक्ट सबसे बड़े जो कॉकरोच होते हैं
कॉकरोच की सबसे बड़ी स्पीसीज जो होती है मडगास्कर कॉकरोचेस, लगभग 6 सेंटीमीटर बड़े होते हैं। उन मडगास्कर कॉकरोचेस के ऊपर इस तरीके के एक इंटीग्रेटेड टाइनी सर्किट्स को फिट कर दिया गया है। और ये जो मडगास्कर कॉकरोचेज हैं इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए आराम से इंटीग्रेटेड टाइनी सर्किट्स इसमें फिट भी हो गए। क्या इस्तेमाल होगा, और एक बार जब मडगास्कर कॉकरोचेस के ऊपर ये सर्किट्स फिट कर दिए गए हैं तब इस पूरे सिस्टम को कहा जा रहा है साइबॉर्ग कॉकरोचेस। कैसे इस्तेमाल होगा इनका, क्या इस्तेमाल होगा? तो अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में कई कबार आप देखते हैं कि बिल्डिंगें गिर जाती हैं, उसमें लोग अंदर दब जाते हैं, फिर उस केस में इन कॉकरोचेस को छोटे छोटे जो स्पेसेज हैं उसकी मदद से अंदर भेजा जाएगा ताकि पता लगाया जा सके कि कहाँ कहाँ पे लोग दबे हैं, और फिर उससे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हो पाएगा। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, इन्वायरमेंट में वो सारी जगहों पे इनको भेजा जा सकता है, जंगलों में, झाड़ में, जहाँ पे आम तौर पे इंसानों का जाना कठिन है या डेंजरस है। तो इस तरीके से साइबॉर्ग कॉकरोचेस का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस इन अर्बन एरिया या इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन में इस्तेमाल होगा। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें मडगास्कर कॉकरोचेस का इस्तेमाल होगा, तो मडगास्कर कॉकरोचेस को लेकर के एक और ख़ास बात है जिसको आपको जाननी चाहिए। मडगास्कर कॉकरोचेस को अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया जाए तो दे रिलीज अ वास्ट साउंड या हिसिंग साउंड, एंड दिस हिसिंग साउंड इज मेड बाय दिस मडगास्कर कॉकरोचेस बाय एक्सपेलिंग एयर फ्रॉम देयर ओपनिंग ऑफ द बैक। तो यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग रहती है कॉकरोचेस की, और वहाँ से दे पुश अ लार्ज अमाउंट ऑफ एयर। अगर उनको डिस्टर्ब किया जाए तो इससे सांप की तरह आवाज़ आती है, हिसिंग साउंड आती है कॉकरोचेस से भी। ये एक स्पेशल क्वालिटी है मडगास्कर कॉकरोचेस की। मडगास्कर कॉकरोचेस को एनर्जी कहाँ से, मतलब ये जो साइबॉर्ग है इसको लगातार एनर्जी कहाँ से मिलती रहेगी? देखो ये साइबॉर्ग में एग्जैक्टली होगा क्या, इस तरीके से इसका सर्किट बना दिया गया है ना कि इसके पांव अपने आप उसी डायरेक्शन में चलेंगे जहाँ साइंटिस्ट इसको भेजना चाहते हैं। तो इस बेचारे की मतलब अपने खुद के बॉडी से कंट्रोल हमने ख़त्म करा दी है, और इस तरीके से इसका सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में हम इस्तेमाल करेंगे। और ये पूरी की तरह से एक बैटरी पे चलेगा। तो अब ये बैटरी रिचार्ज कैसे होगा? तो आप देखो कि इसके अपर साइड पे, डॉर्सल साइड पे एक छोटा सा 0.004 मिलीमीटर का सोलर सेल लगा है, जो सोलर सेल सोलर एनर्जी से रिचार्ज होता रहेगा और जिसकी मदद से इस कॉकरोच को कंट्रोल किया जा सकेगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट चीफ मिनिस्टर समग्र ग्राम उन्नयन योजना, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो चीफ मिनिस्टर समग्र ग्राम उन्नयन योजना है ये 2016-17 में असम सरकार लेकर के आई थी 5 सालों के लिए, 5 ईयर मेगा मिशन। तो 2021-22 में इसको खत्म हो जाना था, विच वॉज कोइंसाइडिंग विद 75 ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। लेकिन अभी भी इस चीफ मिनिस्टर समग्र ग्राम उन्नयन योजना के अंतर्गत कुछ नए स्कीम्स ले आ रही है असम सरकार। तो था 5 साल के लिए, 2022 फिस्कल ईयर के साथ इसको खत्म हो जाना चाहिए था, येट सम न्यू इनिशिएटिव्स आर बीइंग ब्रॉट अंडर दिस स्कीम। इस स्कीम चीफ मिनिस्टर समग्र ग्राम उन्नयन योजना का मेन गोल था टू डबल द फार्मर्स इनकम। यही हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी विजन था जो उन्होंने 2016 में सेट किया था, टू डबल फार्मर्स इनकम बाय 2022। यही मेन गोल है चीफ मिनिस्टर समग्र ग्राम उन्नयन योजना का भी। चीफ मिनिस्टर समग्र ग्राम उन्नयन योजना में मेनली 2 एस्पेक्ट पे काम किया जाता है। टेक्निकल सपोर्ट टू द फार्मर्स लाइक ट्रैक्टर्स एंड पंप्स आर प्रोवाइडेड। स्किल डेवलपमेंट ऑफ द फार्मर्स आर ऑल्सो डन। तो करंट न्यूज़ क्या है? करंट न्यूज़ ये है कि चीफ मिनिस्टर समग्र ग्राम उन्नयन योजना के अंतर्गत आसाम सरकार सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है रूरल एरियाज़ में पैडी मिलिंग सेंटर्स को खोलने के लिए, यानी कि धान का जो मिलिंग किया जाता है इससे राइस बनाया जाता है। ऐसे पैडी है, इसका मिलिंग करके मिल में डालने से ऐसे राइस बनता है ना। इसकी कैपेसिटी यानी कि मिलिंग की कैपेसिटी को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा मिल लगाने के लिए आसाम सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें जो भी इस तरह की पैडी मिल को लगाएगा उसको सरकार सब्सिडी देगी। तो मेन गोल है कि ओवरऑल पैडी की मिलिंग कैपेसिटी यानी कि धान की मिलिंग कैपेसिटी राइस बनाने के लिए उसको इंक्रीज़ किया जाए बाय 200 मेट्रिक टन्स पर आवर। 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 kg। मतलब गोल ये है कि पर घंटे 2 लाख राइस को 2 लाख जो पैडी हैं उसकी मिलिंग की कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जाए। तो उसके लिए अलग अलग तरीके के राइस मिल को सेटअप करना होगा।
गोल है कि टोटल 200 मेट्रिक टन्स पर आवर वाला कैपेसिटी इंक्रीज़ किया जाए। तो उसके लिए अलग अलग मेट्रिक टन्स के राइस मिल स्टैब्लिश करने होंगे, 1 मेट्रिक टन, 2 मेट्रिक टन पर आवर, 4 मेट्रिक टन पर आवर। लेकिन सरकार के इनिशिएटिव के हिसाब से 4 मेट्रिक टन पर आवर वाले राइस मिल को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो अलग अलग तरह के मेट्रिक टन पर आवर वाले जो राइस मिल हैं उनके लिए सब्सिडी है। जैसे 1 मेट्रिक टन पर आवर वाले राइस मिल हैं उसके लिए सब्सिडी है 50% का, लेकिन विद अ सीलिंग लिमिट ऑफ 10 लाख। यानी कि मान लीजिए कि टोटल खर्चा हुआ 18 लाख रुपए, तो सरकार देगी 9 लाख, आपको लगाना होगा अपने तरफ से 9 लाख। लेकिन अगर टोटल खर्चा हो गया 22 लाख तो आपको अपने तरफ से लगाना होगा 12 लाख, सरकार बस 10 लाख रुपए देगी। सिमिलरली 2 मेट्रिक टन पर आवर के लिए सीलिंग लिमिट है 15 लाख, सरकार सब्सिडी देगी 50%। 4 मेट्रिक टन पर आवर के लिए सरकार सब्सिडी देगी 50% और सीलिंग लिमिट है 40 लाख। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। इंडिया गेट वाज बिल्ट बाय ब्रिटिशर्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 नॉट वर्ल्ड वॉर 2, while second statement is right, so the correct answer is option B. And red-eared slider turtle, recently it was found in Brahmaputra Valley, absolutely correct. These are invasive species, the northeastern state, this is also correct, but it is from American continent, so third statement is wrong. That's all from our side for today. Thanks for watching.